नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा जरूर हो गया, लेकिन जिस वजह से इस्तीफा लिया गया वो वजहें अभी भी बरकरार हैं। एनटीए को भंग, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसको भंग करने की मांग की जा रही थी। इसलिए भंग करने की मांग की जा रही थी क्योंकि वो लगातार नाकाम साबित हुई है अपनी जिम्मेदारी में, जो काम उसको दिया गया है। पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर आउट हो जा रहे हैं, और उसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों में कोई कहीं चैट जीपीटी से बना हुआ है, यानी बहुत सारी धांधली की शिकायतें लगातार आ रही थी। लेकिन उस एजेंसी को धर्मेंद्र प्रधान ने भी क्लीन चिट दी, अभी भी क्लीन चिट मिली हुई है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, और आखिरकार एक के बाद एक जो खामियां थीं वो अभी भी उसी तरीके से वहां दिखाई पड़ रही हैं। फिर एक एग्ज़ाम वहाँ पर रद्द किया गया है, फिर दोबारा होगा, यानी री एग्ज़ाम होगा। अब छात्र इसी में झूलते रहें कि आप एक बार एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आप महीनों इंतज़ार करिए रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट से पहले पेपर लीक होता है, कुछ और धांधली होती है, गड़बड़ियाँ होती हैं, फिर कैंसिल हो जाता है, फिर आप एग्ज़ाम दीजिए। तो ये सारी चीज़ें अभी भी बनी हुई हैं। लेकिन इधर जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। झारखंड में कभी भी छात्रों का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को लेकर क्या कुछ हो रहा है, क्या खबरें आ रही हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी खबर आने वाली है, बड़ी सुनवाई है राहुल गांधी के मामले में, उस पर भी हमारी निगाह रहेगी, और जैसे ही वो खबर आएगी आप तक हम उसको पहुंचाएंगे। क्या कुछ है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं एनटीए की, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, किस तरीके से यूजीसी की 3 विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। वहां पर क्यों रद्द कर दी गई, सवाल वही है जो लगातार बना हुआ है, जो चाहे वो नीट की परीक्षा को लेकर हो, चाहे दूसरी परीक्षाओं को लेकर हो। एक के बाद एक वो तमाम परीक्षाएं करने में नाकाम रही है संस्था, लेकिन उसको क्लीन चिट मिलती जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया, नए शिक्षा मंत्री भी आए, बावजूद इसके वो एजेंसी अपना उसी तरीके से काम कर रही है, जिसकी वजह से छात्रों को जंतर मंतर पर बैठना पड़ा था, प्रदर्शन करना पड़ा था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ, लेकिन पूरा ढर्रा अभी भी वैसे का वैसे बना हुआ है। अमलेदु जी, अब फिर से परीक्षा स्थगित हो गई। अब शायद सितंबर में दोबारा परीक्षा होगी यूजीसी नेट की, यानी एनटीए अपना काम वैसे ही करेगी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसका कोई विकल्प तलाशने की कोशिश नहीं की जाएगी। बिल्कुल 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 समीर जी, इसका विकल्प कोई तलाशने की कोशिश नहीं की जाएगी। और लगातार ये हो रहा है, मतलब इतना बड़ा आंदोलन हो चुका, एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका, इसके बावजूद एनटीए में सुधरने का कोई नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी ने सीधा सीधा चैलेंज अब नरेंद्र मोदी को दे दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो था वो शुरुआत थी, अंत नहीं है। जब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी ये आंदोलन चलता रहेगा, और इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी नरेंद्र मोदी को, इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चूँकि ये व्यवस्था बनाई हुई नरेंद्र मोदी की है, नरेंद्र मोदी सरकार की, तो नरेंद्र मोदी को ही इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यानी कि समीर जी, ये जो आंदोलन चल रहा है छात्रों का, ये अभी रुकने वाला नहीं है, और ये आंदोलन और बढ़ेगा। और ये जिस तरीके से पेपर लीक, परीक्षा रद्द, अब यहाँ तो बहुत बड़ा घपला सामने आया है समीर जी। ये घपला इतना बड़ा है कि 3 परीक्षाएं जो हैं आपने वो करा दी पुराने उस पे, पुराने पेपर्स पे, और इसको भी राहुल गांधी ने पहले उठाया था कि ये आपने उस पर करा दी। किसी एक छात्र ने लिखा था, उसको राहुल गांधी ने रिपोस्ट किया था कि ये आप कर रहे हो, जबकि उसमें आंदोलन चल भी रहा था। और अब जाकर आप जो इन परीक्षाओं को रद्द कर रहे हो, ये यूजीसी की परीक्षाएं, यूजीसी नेट की परीक्षाएं जो हैं, जो 22 से 30 जून के बीच हुई थी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कॉमर्स, इसको जो है, इसको अब 2 महीने बाद, मतलब ये लगभग जो है रद्द कर दिया गया है। तो ये लेकर उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा है कि मैं कोटा, देहरादून और प्रयागराज में मैंने यही बात कही थी, और अब फिर और कहता रहूँगा कि यह अब कोई शिक्षा प्रणाली नहीं है, ये एक एक्सट्रैक्शन मशीन, यानी कि निचोड़ने वाली मशीन, या आप कहिए कि एक तरीके से खून चूसने वाली मशीन बन गई है ये एनटीए, ये परीक्षा पद्धति जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागू की। बिल्कुल, देख लेते हैं राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, और ये जो परीक्षाएं जो रद्द की गई हैं, इसको लेकर पहले ही ये घपला सामने आ गया था, उसके बाद अब जाकर परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, अब ये दोबारा परीक्षाएं होंगी। यानी पूरे साल भर परीक्षा की तैयारी करें छात्र, उसके बाद वो रिजल्ट का इंतजार करें, और रिजल्ट आने के बाद पता चले कि परीक्षा में तो गड़बड़ी हुई है, वो दोबारा होगी। लिख रहे हैं राहुल गांधी की, मोदी जी देखिए आपकी एनटीए ने अभी क्या किया है। सोशियोलॉजी और इंग्लिश और कॉमर्स के लिए यूजीसी नेट परीक्षाएं 22 से 30 जून के बीच हुई। लगभग 2 महीने बाद माफ कीजिएगा, एनटीए ने तीनों परीक्षाएं रद्द कर दी क्योंकि उसने गलत पेपर सेट किए और पुराने सवाल दोहराए। हजारों उम्मीदवारों जिन्होंने
सालों तक तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस दी और दूर दराज के सेंटर्स तक यात्रा की, उन्हें अब सितंबर में ये सब फिर से करना पड़ेगा। गलती एनटीए करती है लेकिन सजा छात्र भुगतते हैं। मैंने कोटा, देहरादून और प्रयागराज में ये बात कही थी और कहता रहूँगा, यह अब कोई शिक्षा प्रणाली नहीं है, यह एक एक्सट्रैक्शन मशीन है, यानी निचोड़ने वाली मशीन। यह आपके पैसे, आपके साल, आपकी मानसिक सेहत और आपका आत्मविश्वास छीन लेती है और बदले में कुछ नहीं देती, यहाँ तक कि नौकरी भी नहीं। एनटीए अभी भी असली सवाल का जवाब नहीं देगी, क्या परीक्षा से पहले पेपर लीक हुए थे? मोदी सरकार के बाकी सभी विभागों की तरह एनटीए कभी नहीं मानती कि उसकी गलती है। गड़बड़ी वाले बाकी सभी पेपर्स की तरह मुझे पूरा यकीन है कि इसके लिए भी किसी की जवाबदेही तय नहीं होगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला कदम था, आखिरी नहीं। एनटीए के नेतृत्व की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। सितंबर में फिर से ये परीक्षा देने वाले हर छात्र से समस्या आप नहीं है, पीएम मोदी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो परीक्षा ठीक से नहीं करा सकता और फिर परीक्षा देने वाले छात्रों को ही दोषी ठहराता है। आपके साल छीने जा रहे हैं और जब तक प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए जवाब नहीं देते हम नहीं रुकेंगे। तो ये आंदोलन चल रहा है और इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एनटीए पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा कि आखिर इस सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं। और ये जो यूजीसी की परीक्षाएं, हमलेंदु जी देखा होगा आपने, पहले सेंटर्स आसपास ही हुआ करते थे, अब 50 किलोमीटर दूर सेंटर दिए जाते हैं और ज़्यादातर उन कॉलेजों में दिए जाते हैं जो प्राइवेट या नॉन एडेड कॉलेजेस होते हैं, स्कूल होते हैं, और इसमें ये भी अपने आप में एक बड़ा स्कैम होता है। लेकिन वो हो या ना हो, पर आप बार बार परीक्षा रद्द कराएंगे, छात्रों को बार बार परेशान होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आखिर कब तक ये सारी चीज़ें भुगतेंगे? और जो संस्था ये काम करा ही नहीं पा रही है, लगातार फेल हो रही है, उसी पर पूरे देश की जितनी ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको कराने की आपने जिम्मेदारी डाल दी। बिल्कुल 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 समीर जी, ये जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप हैं और ये व्यवस्था आपने की, राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि ये जो एनटीए बनाया गया, ये बनाया ही इसीलिए गया ताकि आरएसएस के कैडर को सब जगह घुसाया जा सके और इसके ज़रिए जो है पैसा भी कमाया जाए और आरएसएस का कैडर भी घुमाया जाए, दोनों काम एक साथ कर लिए जाएँ और असली जो छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, जो परीक्षा में हकदार हैं, उनको जो है बाहर कर दिया जाए। तो इसी के लिए ये सब किया जा रहा है। तो राहुल गांधी तो ये साफ तौर पर आरोप लगाते ही रहे हैं। अब जिस तरीके से अब ये फिर आ गया कि सब 3 परीक्षाएं जो हैं अब ये रद्द हो जाएंगी, अब ये 3 परीक्षाएं रद्द होंगी, जाहिर सी बात है कि इसके ज़रिए फिर क्या किया जाएगा, यानी अब सिर्फ इतना ही नहीं कि नौकरियों की, यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं जिनसे आप आगे पढ़ने जाते हैं, पढ़ने भी आपको नहीं दिया जाएगा, वहाँ भी इस तरीके के अब घपले किए जाएंगे। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। राहुल गांधी बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर आपने 3 परीक्षाएं रद्द की हैं तो जैसा आपने कह दिया था नीट की परीक्षा में कि साहब परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ था, तो यहाँ भी बताइए कि पेपर लीक हुआ था या क्यों आपने परीक्षा रद्द कर दी? 3 परीक्षाएं आप रद्द कर रहे हैं। उसका रद्द करने का क्या कारण है? लेकिन कारण साफ है कि वहां पर धांधली हुई थी बड़े पैमाने पे और तभी उसको रद्द किया गया। धांधली क्या हो रही है? अब यही चीजें हैं कि पेपर सेट करने वालों को पता ही नहीं है। कहा जा रहा है कि उन्होंने चैट जीपीटी या जो टूल्स होते हैं उनसे पेपर सेट कर लिया और पिछले सालों के जो पेपर है, जो सवाल हैं, वही सवाल सारे दोहरा दिए गए। इस तरह की वहाँ पर धांधली हुई है, यानी जो कैपेबल लोग नहीं हैं उन्हीं से पेपर बनवाया जा रहा है। ये भी साफ साबित हो रहा है। बिल्कुल 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 समझिए, अगर चैट जीपीटी से ही पेपर बनने हैं तो पेपर सेक्टर रखने की आवश्यकता क्या है? क्यों उस पर पैसा खर्च किया जाए? फिर सब चैट जीपीटी से ही, तो उत्तर पुस्तिकाएं भी चैट जीपीटी से ही लिखवा लो। जांचने का काम तो सीबीएसई ने दे ही दिया एक तरीके से। बिल्कुल, और हाँ ऑनलाइन दे ही दिया। बड़ा घपला हुआ या तो यानी हर परीक्षा में घपला, ये मोदी सरकार की नीति जो है ऑफिशियल नीति बन गई है। ये समझा जा सकता है कि कोई भी परीक्षा हो, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें हमने घपला किया नहीं। ये नारा जो है मोदी सरकार को दे देना चाहिए कि ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें घपला हम करेंगे नहीं। ये नारा मोदी सरकार को दे देना चाहिए, क्योंकि हर परीक्षा में घपला 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 और घपला, ये सरकार ही घपलों की सरकार बनकर रह गई है। बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और जाहिर सी बात है कि इसमें लाखों छात्र प्रभावित होते हैं इस तरह की चीज़ों में, लेकिन छात्रों की कोई सुनने वाला नहीं है। और अगर छात्र सवाल उठाते हैं तो फिर उनको प्रधानमंत्री लाल किले से इस तरह के लोगों को दिमागी नक्सली अब कह देते हैं कि ये दिमाग चला रहे हैं।
यानी आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं, आप अपना दिमाग क्यों चला रहे हैं? दिमाग को बिल्कुल वहीं रखे रहिए जहां जो कुछ सरकार कह रही है। इस तरीके बिल्कुल समीर जी, अगर आप परीक्षा देकर आप क्वालिफाई करना चाहेंगे तो आप दिमागी नक्सल हैं, और अगर आप संघ के स्वयं सेवक हैं और बिना परीक्षा दिए और बिना पेपर दिए आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, पेपर लीक से क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप देशभक्त हैं। तो यानी अब जो पेपर लीक से पर्चा खरीद कर भ्रष्टाचार के जरिए जो आएगा वो देशभक्त हो जाएगा, और जो पढ़कर आएगा वो दिमागी नक्सल हो जाएगा। तो ये मोदी जी की नीति है। और ये कांग्रेस पार्टी का जो ट्वीट है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि मोदी सरकार और उसके नाकाम एनटीए ने छात्रों का भविष्य तबाह करने की कसम खा रखी है। एनटीए ने जून में हुई यूजीसी नेट 2026 की इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया है। कारण, इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के प्रश्न पत्रों में ढेरों गलतियां मिली हैं। साथ ही बड़ी संख्या में वो सवाल भी थे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। नतीजा, अब एनटीए इन विषयों की परीक्षा सितंबर में फिर से कराएगा। एनटीए की गलती और लापरवाही ने फिर एक बार हजारों छात्रों की मेहनत और समय पर पानी फेर दिया है। बच्चों ने कड़ी मेहनत की, परीक्षा के फॉर्म भरे, दूर दराज के सेंटरों तक गए, लेकिन उन्हें मिला क्या? परीक्षा रद्द होने की खबर और अगली तारीख। नरेंद्र मोदी जवाब दें कि आखिर कब तक छात्रों को उनकी सरकार और एनटीए के निकम्मेपन का खामियाजा भुगतना होगा। मोदी सरकार का ये छात्र विरोधी सिस्टम अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, हमें मिलकर इसे बदलना होगा। ये कांग्रेस पार्टी का जो आधिकारिक हैंडल है उससे ट्वीट किया गया है। और वही बात है कि अभी तक तो अदालतों से ही तारीख पे तारीख मिलती थी, अब यहाँ परीक्षा एजेंसियाँ भी जो है वो तारीख पे तारीख दे रही हैं कि परीक्षा कराएंगी, फिर आप जाइए, घूमिए, उसके बाद आप रिजल्ट का इंतजार करिए तो खबर आएगी कि परीक्षा तो कैंसिल हो गई, फिर होगी। बिल्कुल 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 समीर जी, यही है कि अब आप परीक्षा देने के लिए जाएं तो आप तैयारी करके जाएं कि ये परीक्षा आपको दोबारा से देनी पड़ेगी। और उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि सिलेक्शन उनका ही हुआ है जिनको पहले से तय किया जा चुका है। वो चाहे एक बार की परीक्षा में हो जाए, चाहे चार बार की परीक्षा में हो जाए, तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये समीर जी, अब इनका समझा जा सकता है कि सरकार का ये रवैया जो है ये बन गया है कि हमको इसी तरीके से कराना है। और जो परीक्षा जो है ये समीर जी एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये सीधे सीधे देखा जाए तो आरएसएस का भर्ती दफ्तर बन गया है एक तरीके से। ये आरोप लगी रहे हैं, आरोप लगी रहे हैं, बिल्कुल। राहुल गांधी खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि इसके जरिए जो आप आरएसएस कैडर को भर्ती करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, और आरएसएस का कैडर भी आप उसके अंदर घुसाते हैं। तो ये सीधे सीधे अब आरोप जो है वो लग रहे हैं। बिल्कुल, ये आरोप लग रहे हैं। और यहाँ पर बावजूद इसके कि छात्र इसको लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह इसको लेकर सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। जेन जी ही नहीं, अब तो जेन अल्फा यानी स्कूलों के विद्यार्थी भी अब सड़कों पर उतर आ रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। बावजूद इसके ढर्रा नहीं बदल रहा है, रवैया नहीं बदल रहा है सरकार का, और सरकार के अधीन जो एजेंसियां जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है उससे यही साफ साबित हो रहा है। हालांकि अब आंदोलन चल रहा है झारखंड में भी, वहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर वहाँ कई छात्र आमरण अनशन पर भी हैं। हालांकि जो अनशनकारी छात्र हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है कि ज़्यादातर मांगें मानी गई हैं, सरकार भी यही कह रही है, लेकिन अभी भी वहाँ पर छात्रों की कुछ और मांगें हैं जिनको लेकर अभी अनशन और प्रदर्शन ये ख़त्म नहीं हुआ है। आज फिर सरकार और छात्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत होनी है। इसको लेकर क्या कह रही हैं झारखंड की जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको हम लोग सुनेंगे, लेकिन उसको लेकर राहुल गांधी ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है। हमने हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझिए, और 14 अगस्त को ही लिख दिया था राहुल गांधी ने वो पत्र, और उसमें साफ तौर पे लिखा था राहुल गांधी ने कि आप व्यक्तिगत तौर पर जाकर आप मिलिए छात्रों से, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं उनको ये भरोसा हो कि सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के प्रति ईमानदार है। ये उन्होंने जो था वो साफ तौर पर अपने उसमें पत्र में राहुल गांधी ने समीर जी लिखा था। और ये पत्र लिखने का मकसद ये था कि जो झारखंड में आंदोलन चल रहा है उसमें ये छात्रों को भरोसा हो। और आज हम लोग देख रहे हैं कि वो देवेंद्र नाथ महतो जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ सरकार हमारी बात सुन रही है, और हमको उम्मीद है कि आज सरकार से बातचीत हो जाएगी। मुख्यमंत्री शायद आज सीधे सीधे उनसे बातचीत करेंगे, और ये राहुल गांधी के कहने पर हो रहा है कि आप अपने मंत्रियों को नहीं, आप सीधे बात कीजिए। समीर जी, यही ये सवाल उठता है कि क्या आप ये आशा कर सकते हैं कि छात्रों के साथ जंतर मंतर पर जो हुआ, एक तो उनको अपने घर बुलाया पहले जेपी नड्डा ने दोनों प्रवक्ताओं को, उसके बाद फिर वो जब काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ गया, 20 जुलाई का ये अत्याचार हो गया, उसके बाद आपने बीच की एक जगह तय कर ली, वहाँ भी आपके 2 मंत्री पहुँचे, शिक्षा मंत्री खुद नहीं पहुँचे किसी भी बैठक में जो थे जिनके ऊपर मसला था।
ना शिक्षा मंत्री ने वहां जाकर बात की कि भाई बताओ क्या समस्या, मुझसे क्या परेशानी है, यही जाकर आप पूछ सकते थे। शिक्षा मंत्री ने भी नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक बुलाकर छात्रों से बात की, आपके साथ क्या समस्या है? कोई एक ट्वीट भी नहीं कोई आया एक ट्वीट भी नहीं आया है उस पर। भले ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया, लेकिन उस पर नहीं आया, पूरे प्रकरण पर नहीं आया। पूरे प्रकरण पर नहीं आया। और कई दिनों तक तो पता ही नहीं रहा सरकार को कि कुछ बैठे भी हैं जंतर मंतर पे लोग। बैठे भी हैं, कोई आंदोलन भी चल रहा है, छात्रों की कुछ मांगे भी अभी तक उनको समझ में भी नहीं आया। ये बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने पत्र लिखा है और आज बैठक होनी है फिर से, और उसमें शायद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के पहुंचे। क्या कह रही हैं कैबिनेट मंत्री वहां की दीपिका पांडे सिंह, उनको सुन लेते हैं। और ये उम्मीद जताई है कि कुछ न कुछ हल निकल आएगा। छात्रों के प्रतिनिधि ने भी, जो देवेंद्र महतो वहां पर आमरण अनशन पर हैं, उनको भी सुनेंगे। पहले सुनते हैं दीपिका पांडे सिंह को, मिनिस्टर झारखंड में। सब जानते हैं कि लगातार, चाहे वो हम लोगों की पार्टी हो कांग्रेस या फिर सरकार में कमेटी के एक सदस्य होने के नाते, लगातार यह प्रयास हो रहा है कि छात्रों के सभी जायज मांगों को माना जाए और उनसे 2 राउंड वार्ता के बाद जिन बातों पर उन लोगों की सहमति हुई कि इन बातों पर हम सहमत हैं और किन बातों पर हम सहमत नहीं हैं, उसमें जो बातें, जिन बातों पर सहमति थी उसको मैं सबसे पहले आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगी। जांच के विषय में जिन बातों पर सहमति थी कि जो जेपीएससी के एग्जाम हुए हैं या टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम्स आयोजित किए गए, जेपीएससी 14वीं और बैकलॉग जो जेपीएससी का है उसको रद्द करने की बात हुई। जांच के दायरे में जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच की बात हुई। टीडीपीएल के द्वारा जो परीक्षा कराए गए हैं उसका जांच राज्य सरकार की एजेंसी सीआईडी, और हम लोगों ने यहां तक कहा कि अगर किसी केंद्रीय एजेंसी को लेकर के बात करनी है तो हम लोग ईडी को उसके बारे में लिखा जाएगा और आग्रह किया जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन है तो ईडी का भी इन्वॉल्वमेंट हो। जेएसएससी, सीजीएल के बारे में छात्रों की चिंता थी और वो आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद उसकी जो है रिजल्ट्स घोषित किए गए, नियुक्ति पत्र बांटे गए और लोग आज करीब 1 साल से ऊपर उसमें कार्यरत हैं। और क्योंकि कोर्ट उसमें इन्वॉल्व था तो राज्य सरकार इस बदली हुई परिस्थिति में क्या कैसे करेगी, इसलिए हम लोगों ने बच्चों से यह आग्रह किया कि सीआईडी की जांच की पूरी मॉनिटरिंग जुडिशरी से कराई जाएगी और उसको यह प्रयास होगा कि समयबद्ध जो कमिटमेंट है 90 डेज में उन जांचों को पूर्ण करके, चाहे वो सीआईडी जेपीएससी के बारे में या टीडीपीएल के द्वारा आयोजित एग्जाम्स हो, चाहे जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम्स हो, उसमें 90 दिन में और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रोविजन करके हम लोग उस पर छात्रों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। रिफॉर्म्स, आप जानते हैं सबसे बड़ा मुद्दा वो बच्चे जो लेकर के बैठे हैं वो रिफॉर्म्स को लेकर के था, और ये सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं, आज पूरे देश में देश की आवश्यकता है कि बदले हुए परिस्थिति में समय के अनुसार हम लोग मेजर रिफॉर्म्स लाएं, परीक्षा के तौर तरीकों में बदलाव हो ताकि किसी भी तरह के पेपर लीक या किसी मैनिपुलेशन की बातें ना हो। हम लोग तो यहाँ पर छात्रों के साथ बातचीत हो रही है, उनकी मांगें ज़्यादातर मानी गई हैं। रिफॉर्म की मांग थी सबसे बड़ी बात, उस पर भी काम कर रही है, कह रही हैं दीपिका पांडे सिंह, वहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं झारखंड सरकार में, वो बता रही हैं इसके बारे में। और आज फिर वार्ता हो रही है, सुनेंगे देवेंद्र महतो को भी। लेकिन लगातार सरकार इस पर बातचीत कर रही है और जो छात्रों के प्रतिनिधि हैं उनका भी ये कहना है कि ज़्यादातर मांगें तो स्वीकार कर ली गई हैं। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, छात्रों के प्रतिनिधियों का कहना है कि ज़्यादातर मांगें स्वीकार कर ली गई हैं। केवल एक सीबीआई की जांच की मांग थी, उस पर भी जो देवेंद्र महतो हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सीबीआई जांच की मांग किसी को बचाने के लिए की जा रही है। हमें सीबीआई जांच नहीं बल्कि हमको परीक्षा में सुधार चाहिए ताकि आगे से ऐसा कुछ ना हो। तो यही है, तो यही हेमंत सोरेन जो हैं वो आज कहेंगे कि भाई परीक्षा में सुधार किया जाएगा। आप तो अपनी बताइए किस तरीके की आ सकता है, सरकार अपने स्तर पर करेगी। लेकिन सीबीआई जांच की मांग जो है ये केवल बीजेपी की मांग है, सीबीआई जांच की, और किसी की ये मांग नहीं है। जो छात्र बैठे होंगे उनकी मांग नहीं है ये। बिल्कुल। और इसको लेकर जो राहुल गांधी ने पत्र लिखा है, कहा है हेमंत सोरेन से कि
उनका ये मानना है कि आपको छात्रों से व्यक्तिगत जाकर मिलना चाहिए और उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। अब आज जो बैठक फिर है छात्रों के साथ सरकार के प्रतिनिधिमंडल की, और क्यों सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं देवेंद्र महतो, जो पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर हैं और वार्ता को लेकर, और अब तक जो वार्ताएं हुई हैं, कई दौर की वार्ता हो चुकी है सरकार के साथ, उसको लेकर क्या कह रहे हैं वो। सबसे पहले बताइए। तबीयत तो कल दिन भर बीपी काफ़ी लो रहा और पहले जिस दवाइयों से लो होने पर मेंटेन होता था, कल मेंटेन ही नहीं हो पा रहा था और बहुत ज़्यादा सर पर भारीपन था और दवाई चलने के बावजूद कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। रात में जब नींद हुई तो थोड़ा पहले से ठीक है। आज सरकार ने एक बार फिर से बातचीत के लिए बुलाया है छात्रों को, क्या उम्मीद है आपको, कुछ इस बात निष्कर्ष निकलेगा? सरकार ने तो इस बार कहा है कि अपने विधि विशेषज्ञ को ला सकते हैं साथ में। जी, वार्ता से छात्र को संतुष्ट करे और हम चाहते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो आने वाले पीढ़ी युग युग तक, जो अभी पहला दूसरा तीसरा क्लास में है या स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्लस 2 में पढ़ रहे हैं, वे छात्र जब प्रतियोगी परीक्षा को फेस करें तो उनको ऐसा संघर्ष न करना पड़े, पेपर लीक और धांधली और पैरवी का सामना न करना पड़े, ऐसा शिक्षा व्यवस्था पर सहमति बने। क्योंकि CID जांच, CBI जांच और रद्द हमने बहुत देखा है, इसमें बहुत ज़्यादा छात्र बस इसमें लगता है कि हम सरकार को झुकाए, लेकिन बहुत छात्र तो ये कई दिनों से आमरण अनशन पर हैं, बता रहे हैं कि उम्मीद है कि कुछ रास्ता निकल आएगा, सकारात्मक कोई रास्ता निकलेगा, और अभी तक सरकार के रुख से भी संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि वहां पर आंदोलन लगातार अभी जारी है और इसको लेकर विधानसभा को घेरने की भी कोशिश की गई थी और लाठीचार्ज भी हुआ था, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार लगातार वहां पर छात्रों के संपर्क में है और उनकी जो प्रमुख मांगे रही हैं वो सरकार का भी दावा है और आंदोलनकारी छात्रों का भी दावा है कि ज़्यादातर मांगे मान ली गई हैं। अब आज की बैठक में इस पर हो सकता है कि कुछ नतीजा निकल कर आए और शायद आंदोलन की समाप्ति भी हो सके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये हो सकता है कि इसके आंदोलन की समाप्ति हो सके और इससे कुछ मामला निकल कर आए कि किस तरीके से जो है परीक्षा में सुधार हो। और 98% तो मांगे मानी जा चुकी, जो परीक्षाएं रद्द होनी थी वो परीक्षाएं रद्द हो ही चुकी हैं, तो वो परीक्षाएं तो रद्द हो चुकी हैं। अब आगे मसला ये है कि कैसे परीक्षा में सुधार हो, तो ये सुधार जो है ये एक तरीके से होना चाहिए, तो उसको लेकर आज बातचीत होनी है और इसके कोई सार्थक परिणाम निकल कर आएंगे, ऐसी आशा व्यक्त की जा रही है। कांग्रेस के नेता हैं राकेश सिन्हा, वो भी इसको लेकर क्या कह रहे हैं, वार्ता को लेकर, ये हम लोग बिल्कुल सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं राकेश सिन्हा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वहाँ के मीडिया इंचार्ज हैं, क्या कह रहे हैं, किस तरीके से वार्ता, चूंकि वहाँ कांग्रेस पार्टी भी सरकार में है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और इसीलिए राहुल गांधी ने उसे कहा भी है कि पत्र लिखकर कि व्यक्तिगत रूप से वो चाहते हैं कि हेमंत सोरेन खुद छात्रों से बात करें। जी हाँ समीर जी, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और बहुत बड़ी खबर ये है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, एक तरीके से कहा जाए एक बड़ी उनकी जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एक आदेश दिया था कि CBI और ED जो है वो अपनी जांच कर सकता है उनके एक मामले में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये अभी इस समय की बड़ी खबर आ रही है और मामला क्या है ये भी हम बता देते हैं समीर जी कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ये मामला ये था कि एक याचिका जो थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गई थी और उसमें था BJP कर्नाटक के कार्यकर्ता ने जो था वो याचिका लगाई थी कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत में राहुल गांधी के खिलाफ अगर कोई गैर कानूनी काम या गलत काम पाया जाता है तो ED कानून के मुताबिक आगे बढ़ सकती है। ये उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कह दिया था। तो जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय मल्ल्या बागची, जस्टिस V मोहना की बेंच जो है उसने इस मामले की सुनवाई करी और इसी के साथ राहुल गांधी की उस याचिका को बेंच के सामने लिस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने केस को
इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहीं और ट्रांसफ़र करने की मांग की है। तो ये एक जो है एक तरीके से बड़ी एक जीत जो राहुल गांधी की इस समय सुप्रीम कोर्ट से हुई। जी बिल्कुल, ये तो बड़ी खबर है कि वहाँ पर उनके खिलाफ जांच की जो ये मांग करने वाली ईडी और सीबीआई से जांच की मांग करने वाली याचिकाएं थी उनको खारिज कर दिया है। तो ये एक बड़ी जीत है और इसी पर सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में और उससे ये बड़ी खबर आई है। तो एक बड़ी राहत मिली है। बहुत सारे मुकदमे हैं, अभी फिर कुछ केस दर्ज कर दिए गए हैं अमलेंदु जी, राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बल्कि सोनिया गांधी के खिलाफ भी। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे क्या वो मामले हैं और उनको लेकर किस तरीके से बीजेपी खुद घिरी हुई है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो छात्रों के आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो झारखंड में हो चाहे और जगहों पर भी हो, उसको लेकर या और जिन चीज़ों के खिलाफ चल रहे हैं उस पर केंद्र सरकार का कोई ध्यान ऐसा लग रहा है कि नहीं है। एनटीए में फिर से परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। परीक्षाओं को लेकर ही जंतर मंतर पर इतने दिनों तक छात्रों का प्रदर्शन रहा है और छात्रों के प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां चली, पैलेट गन से हमले किए गए, सारी चीज़ें हुई, लेकिन एनटीए ने अपना रवैया अभी भी नहीं बदला है और न सरकार उस एजेंसी को जिसको खत्म करने की, भंग करने की मांग हो रही थी, न ही सरकार उसको भंग कर रही है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, लेकिन एनटीए को लेकर जो कि सबसे उस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो इसीलिए मांगा जा रहा था कि पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं और जो एजेंसी पेपर करा रही है वो एजेंसी पेपर कराने में सक्षम नहीं है, लेकिन उस एजेंसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ समीर जी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के मामले में बहुत सख्त टिप्पणी भी की है। वो भी यहाँ बताना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। एक तो जो आदेश दिया कि नोटिस जारी किया जाए, प्रतिवादी को 10 सीधे नोटिस तामील कराया जाए। इस बीच विवादित आदेशों के तहत सीबीआई, ईडी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा हाई कोर्ट को कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी जाएगी। ये भी साफ तौर पर अपने आदेश में कहा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेशों पर रोक लगाने का तुरंत रोक लगाई जाए। तो आदेश फिर दिया गया कि हाई कोर्ट अगली सुनवाई की तारीख को अगले आदेश तक टाल दें। यानी हाई कोर्ट में भी सुनवाई अब नहीं होगी इस मामले पर कोई भी, अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट के। सीजीआई ने कहा कि हमें जो लगता है कि अगर अदालत कोई निर्देश जारी करना चाहती है तो कम से कम अदालत से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की उम्मीद की जाती है। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी पालन नहीं किया और इस पर उनका पक्ष नहीं लिया। इस पर जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे वीएस राजू, उन्होंने कहा कि अगर आरोप सच है तो यह आय से अधिक संपत्ति का गंभीर मामला है। इस पर जस्टिस बागची ने तुरंत उनसे कहा कि अगर मामला इतना गंभीर है तो आपकी एजेंसी चुप क्यों रही? क्या आपको अदालत से प्रोत्साहन की आवश्यकता है? आप अभी तक चुप क्यों थे अगर इतना मामला ज्यादा गंभीर है? अब आप इस मामले को लेकर आ गए। तो एक बहुत बड़ी फटकार जो है ईडी, सीबीआई, बीजेपी के कार्यकर्ता और इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगी है समीर जी इस आदेश की। बिल्कुल, तो ये मामले में केवल ऐसा नहीं है कि राहत ही दी है बल्कि फटकार भी लगाई है और एक बार फिर, हालांकि कई बार फटकार इस तरह के मामलों में लग चुकी है, बावजूद इसके अब फिर एक बार फटकार लगाई गई है कि आप ये सब क्या कर रहे हैं। वही हाई कोर्ट, ये वहाँ दलीलें दी जाती हैं कि कोर्ट के पास समय नहीं है, बहुत सारे मुकदमे हैं और इस तरह के बेतुके मुकदमों की सुनवाई में अपना समय बर्बाद करते हैं। बिल्कुल 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 समझिए, तमाम बेतुके मुकदमे जो है उसमें लगाते हैं। यानी जो असली न्याय पाने वाला है वो न्याय से वंचित रह जाता है और ये पॉलिटिकल मुकदमे जो है वो चले जाते हैं। मुझे याद पड़ता है समीर जी, शायद जस्टिस संजीव खन्ना या जस्टिस चंद्रचूड़ जो थे, इनमें से किसी ने तो ईडी को बड़ी फटकार लगाई थी कि आप अदालत को जो है वो अपना राजनीतिक विद्वेष का मंच मत बनाइए। आप हर मामले में चले आते हैं दलीलें लेके और मुकदमे पे मुकदमे। तो ये इस तरीके से ये मतलब पॉलिटिकल जो है हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अदालत को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और होता क्या है, होता मुकदमों में वही मैं कहने वाला कि होता कुछ नहीं, आखिर में निकल के होता कुछ नहीं। समझिए, अगर पूरे दिन इस तरीके से बहस चलेगी तो आप समझिए कि अगर एक मुकदमे में पूरे दिन बहस चल रही है, बड़े मुकदमे इस तरीके से पहुंच जाते हैं तो जो नुकसान हो रहा है वो किसका हो रहा है? आम याचिकाकर्ता जो है, जिसको न्याय की उम्मीद है, अदालतों के पास जाके वो भटक रहा है। और किन पे बहस हो रही है? फालतू की चीजें जो पॉलिटिकल एजेंडे सेट किए जा रहे हैं केवल उस पर। अब ये देखिए, जब यहाँ पर मुख्यमंत्रियों को, हेमंत सोरेन भी उसमें थे, जेल गए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उन सारे मामलों में क्या हुआ आखिरकार? चुनाव खत्म हो गए सब कुछ। यानी सीधे सीधे ईडी और सीबीआई ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं और हमारा कोई काम नहीं। ये तक इस तरह की टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट से कितनी बार की गई है अमलेंदु जी? बिल्कुल बिल्कुल समझिए, कई बार ये इस तरह की टिप्पणियां की गई। और देखिए, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सब केस खत्म हो गए और सजा काट ली 6-6 महीने, कई साल की।
इनको जेल में रख रही है, महीनों जेल में रख रही है, और बाद में कह रही है कि नहीं हमारे तो आरोप में कुछ दम ही नहीं है। आप खुद ही उन एजेंसियां ही जो है फिर वो लगा देती है, फाइनल रिपोर्ट लगा देती है। समीर जी, मुझे तो लगता है कि अब इस तरीके के मुकदमे उल्टे जो है ईडी और सीबीआई इन सब पे होने चाहिए कि आपने हमारा जो समय बर्बाद किया, आपने हमको जेल में रखा, इसका भुगतान आप करेंगे। इस तरीके की चीजें होने लग जाए समीर जी तो बिल्कुल ठीक हो जाए व्यवस्था। अधिकारियों को राहुल गांधी के खिलाफ कहां पर अब देखिए कि वो कहीं बोलते कुछ हैं, आहत कोई और होता है, केस कहीं और होता है, और उसमें उनको बुलाया जाता है। अब वहां पर उन जजेस को क्या जरूरत है कि एंटरटेन करें इस तरह के मुकदमों का जिसका कोई लेना देना नहीं है किसी मामले से, किसी की भावना आहत हो जा रही है। हाँ, किसी की भावना आहत हो जा रही है। अच्छा, जज साहब भी जो बहुत अच्छे हैं, सब सुनने के लिए बैठ जाते हैं, आदेश भी कर देते हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन भी नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है कि अगर आप कोई आदेश जारी भी करना चाहते हैं या आप कुछ उसमें हस्तक्षेप करना चाहते हैं, कम से कम प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है उसका तो पालन करो। या जज साहब के मन में आएगा किसी को भी फांसी में चढ़ा देंगे, फांसी की उसमें प्रावधान हो कि नहीं हो, ऐसा थोड़ी ना है। किसी के खिलाफ कोई FIR डलवाई और कहे कि ठीक है इसको डालो जेल में, दे दो इसको फांसी। मुकदमा आएगा 151 का, दे दो इसे फांसी। तो जज साहब को फांसी देने का अधिकार थोड़ी ना है। जज साहब को अधिकार यही है कि जो कानून के तहत है, उस कानून के तहत जो सजा है आप वो दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन तो करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट के लिए इतनी सख्त टिप्पणी कर रहा है कि आप कम से कम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का तो पालन करें, तो समझा जा सकता है समीर जी की ट्रायल कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक में चल क्या रहा है। बिल्कुल क्या कुछ चल रहा है, और ये संस्थाएं किस तरीके से अपनी विश्वसनीयता है वो खो रही हैं। केवल संस्थाएं ही नहीं, खुद न्यायपालिका ही किस तरीके से विश्वसनीयता खो रही है और जो उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं उसको कैसे निभा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट को ही इस मामले में फटकार लगानी पड़ रही है, तो आखिर हाई कोर्ट को भी ये सोच लेना चाहिए था कि इसको किस तरीके से क्या आदेश देना है, नहीं देना है, इस मामले को आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है। बहरहाल कम से कम जो ये तो करना था कि जो प्राकृतिक न्याय की बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसका तो ख्याल रखना ही चाहिए था। बहरहाल बड़ी राहत ये मिली है एक बार फिर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से, और निश्चित तौर पर इस पर अभी और जजेस के बीच में क्या कुछ टिप्पणियां आई हैं, अगर वो भी और डिटेल आता है तो भी आपको बताएंगे। लेकिन फटकार जबरदस्त तरीके से लगाई है जांच एजेंसियों को भी और हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने। इधर जो हम लोग बात कर रहे हैं कि छात्रों की प्रदर्शन और छात्रों के साथ किस तरीके से लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसी घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। झारखंड में आंदोलन कर रहे हैं छात्र, इधर आंध्र प्रदेश में भी छात्रों का आंदोलन चल रहा है और वहां शिक्षा मंत्री नारा लोकेश के इस्तीफे की मांग हो रही है तमाम परीक्षाओं में धांधली को लेकर। क्या कुछ चल रहा है वहां भी देखते हैं प्रदर्शन, और क्या किस तरीके से वहां पर सरकार के खिलाफ जो युवा हैं, छात्र हैं, उनका गुस्सा दिखाई पड़ रहा है तमाम जगहों पर। और अब तो अमलेंदु जी जो सरकार केवल परीक्षाओं तक ये आंदोलन नहीं है, जेन जी के बाद जो जेन अल्फा स्कूलों कॉलेजों के छात्र अब अपने स्कूलों की समस्याओं को लेकर सीधे सीधे सड़क पर उतर रहे हैं। कई जगहों पर मैं देख रहा था आज भी प्रदर्शन हो रहे हैं, लखनऊ में हो रहे हैं, दूसरे राज्यों में हो रहे हैं। यानी अब अपने जो अपनी अधिकार हैं उनकी मांग को लेकर छात्र हर जगह सड़कों पर उतरते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन सरकार को कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि इन प्रदर्शनों को लेकर वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की कोई उसके पास अपनी कोई स्ट्रेटजी है, नीति है, या वो करना चाहती है। देखिए सभी जी, शिक्षा सरकार के पास कैसे कोई शिक्षा व्यवस्था में सुधार की नीति होगी जब आपका दिमाग तो फंसा हुआ दिमागी नक्सल में। तो आप शिक्षा पर बात क्या करेंगे? सवाल पूछने वाले को तो आप नक्सल बता रहे हैं, तो सवालों से आपको डर लगता है क्योंकि सवालों के आपके पास जवाब नहीं है। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है समीर जी कि सरकार का ध्यान तो जो है, मोदी सरकार का ध्यान तो जो है वो तो लगा हुआ है सब इस तरफ की किस तरीके से दिमागी नक्सल जो हैं उनको तैयार किया जाए, किसको पोर्ट्रेट किया जाए। लेकिन दिमागी नक्सल भी उल्टा फंस रहा है मोदी जी के लिए। अब वो दिमागी नक्सल पार्टी बन रही है, अब कोई कह रहा है मैं भी दिमागी नक्सल, मैं भी दिमागी नक्सल, अब सब ये भी चलने लग जाएगा। तो उसका पार्टी भी बन गई, कांग्रेस जनता पार्टी की एक पार्टी भी बन गई है। तो मोदी जी की बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पी चिदम्बरम में वो कह रहे हैं कि हाँ मुझे गर्व है कि मैं दिमागी नक्सल हूँ, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन एनडीए शासित राज्यों में किस तरीके से शिक्षा का कबाड़ा किया जा रहा है ये भी हम लोग देखेंगे। आंध्र प्रदेश में भी समीर जी वहाँ काफ़ी प्रदर्शन हो रहा है। वहाँ जो उनके शिक्षा मंत्री हैं नारा लोकेश चंद्रबाबू नायडू के बेटे ही हैं, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है।
तो यानी ये शिक्षा व्यवस्था में खोट जो है, जहां जहां बीजेपी के चरण हैं वहां वहां शिक्षा व्यवस्था में खोट है। बिल्कुल, देखते हैं किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और छात्रों की मांग क्या है आंध्र प्रदेश में। और वहां पर YSRCP के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं छात्रों के साथ, और वहां पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। విద్యాశాఖ మంత్రి వెంటనే విద్యాశాఖ మంత్రి వెంటనే విద్యాశాఖ మంత్రి వెంటనే నారా లోకేష్ వెంటనే నారా లోకేష్ వెంటనే We from YSRCP party have been demanding the resignation of Education Minister Nara Lokesh Garu on all the allegations that have been made by various agencies, various people who have come out and spoken against the kind of exam that was conducted on the DSC. We have already made sure that the whole state has said their voice. All the youth that are involved, all the Gen Z that are involved in this movement have also voiced their opinion. The only thing we want now is we want a very clear CBI inquiry in all the allegations that are being made here. And also, until this whole issue is sorted out, we want the education minister to resign and make sure that at least the next exams that are being conducted will be held fairly. So you are questioning on DSC, they are questioning on APPSC. How do you see? तो ये है वहाँ पर YSRCP पार्टी जो है उसके MLC हैं KRJ भरत, कह रहे हैं कि हम शिक्षा मंत्री नारा लोकेश की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कई एजेंसियों और लोगों ने DSC परीक्षा के आयोजन के खिलाफ आवाज़ उठाई है और कई आरोप लगाए हैं। हमारी मुख्य मांग है कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के सभी आरोपों की CBI से निष्पक्ष जांच हो। जब तक ये पूरा मामला सुलझ नहीं जाता, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि भविष्य की परीक्षाएं निष्पक्ष रूप से आयोजित हो सकें। सिर्फ इसलिए कि पूरा राज्य उनसे सवाल कर रहा है, गठबंधन सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। हम एक बहुत सीधा सवाल पूछ रहे हैं, क्या DSC परीक्षा निष्पक्ष रूप से आयोजित की गई थी या नहीं? आप बड़ी संख्या में नौकरी के उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब तक ये मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता और हमें DSC भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी स्पष्टता नहीं मिल जाती, हम लोगों के लिए खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे। ये वहाँ पर KRJ भरत है, MLC है YSRCP पार्टी के। यानी वहाँ भी ये आंदोलन चल रहा है शिक्षा व्यवस्था में खामी को लेकर। NDA शासित राज्य है आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं और NDA में है, यहाँ पर भी उनका समर्थन है सरकार को। यानी पूरा का पूरा देश में जो शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षा का जो परीक्षाओं में धांधली हो रही है, एक तरीके से उन सारे राज्यों में, खासकर जो NDA शासित राज्य हैं। बिल्कुल 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 समझिए, जो NDA शासित राज्य हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं और जो छात्रों के आंदोलन भी सब आ रहे हैं समझिए, वो भी सब NDA शासित राज्यों से ही आ रहे हैं। अधिकांश जो जैन अल्फाब जो खास तौर से कूदा है और वो सब NDA शासित राज्यों से ही अधिकतर आ रहे हैं और ये सब निम्न मध्यम वर्ग के घरों के बच्चे हैं जो सब ये तस्वीर देखते हैं हम लेंदु जी, हमारे स्क्रीन पर जो चल रही है ये लखनऊ की है। यहाँ स्कूलों के छात्र सुविधाओं को लेकर और किस तरह से हम लोग ये स्कूलों की सुविधाएं देखते रहते हैं कैसे होते हैं, कभी छत गिर जा रही है, पानी टपक रहा है, उसको लेकर वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और कई इस तरह से कई जगहों से, कई शहरों से छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीरें आती हैं। देख लेते हैं इसमें क्या कह रहे हैं ये छात्र। मैटर खत्म है क्या? नहीं है। जी वो एक्चुअली हमारे स्कूल में, हम साइंस साइड से इंटर में हमारे एग्जाम आने वाले, लेकिन हमारे साइंस में कोई टीचर नहीं है, केमिस्ट्री के छोड़ के। जी उन्होंने पहले धरना पानी को लेकर हुई थी, वो समस्या दूर हुई, लेकिन हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग ये क्लासेस कंटिन्यूसली नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन क्लासेस करते कुछ नहीं हो रहा है। लगभग कितने बच्चे हैं आप लोग? 30 मतलब टोटल 400। तो अभी तक किसी ने आपकी बात करने की कोशिश की? हाँ, हमने लेकिन हमारे स्कूल में कोई सुनवाई नहीं हुई है। बस यही बोला गया टीचर आएगा, लेकिन टीचर नहीं आए। क्या नाम है आपका? कौन स्कूल के बच्चे हैं? मेरा नाम है सेलेन, मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। मैं जयप्रकाश नारायण सारदा बालिका विद्यालय जो वहाँ रोड के पास है, मैं वहाँ की स्टूडेंट। वहाँ सर टीचर नहीं, ना बायो की टीचर, ना फिजिक्स की टीचर है, और हिंदी की टीचर, हिंदी की टीचर 4, मैथ की टीचर 1, साइंस की टीचर जो 5 इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए टीचर नहीं।
तो ये अब बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए कि युवा जाग गया है। अभी तक आप कुछ और जगा रहे थे, लेकिन अब युवा जाग गया है और अपनी मांगों को लेकर वो सीधे सीधे सड़क पर उतर रहा है। अभी कुछ छात्रों को कहीं किसी शहर में देख रहा था अमलेंदु जी, यूपी में ही, वो सीधे डीएम के ऑफिस में पहुंच गए और डीएम को उनकी बातों को सुनना पड़ा। और छात्रों ने कहा कि हम लोग कई बार मांग कर रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो उसको तुरंत उन सारी डिमांड्स उनकी वहाँ पर पूरी की गई। और डिमांड क्या होती है? यही छोटी मोटी चीज़ें, स्कूल में व्यवस्था है, पढ़ाई नहीं हो रही है, छतें टूटी हैं और ब्लैक बोर्ड नहीं है, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं की बात होती है, जिसके वो हकदार हैं, जिसके नाम पर अरबों खरबों रुपए का फंड आता है और उस फंड जाता कहाँ है, यही सबसे बड़ा सवाल रहता है। बिल्कुल 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 समझिए, यही सबसे बड़ा सवाल रहता है। लेकिन मोदी जी तो इन बच्चों को दिमागी नक्सल बताने में तुले हुए हैं, और जितना वो बता रहे हैं उतना ही वो सवाल पूछ रहे हैं। वो लोग सवाल पूछ रहे हैं, कहना अच्छा तुमने कहा दिमागी नक्सल, लो हैं दिमागी नक्सल, पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। सरकार बनी इसीलिए कि उससे सवाल पूछा जाए। अगर प्रधानमंत्री रहना है तो सवालों के जवाब देना है, सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो कुर्सी से उतर जाओ, सीधी सी बात है। लेकिन समीर जी, बीजेपी सरकारें जो है वो क्या क्या गड़बड़ कर रही हैं और गजब कर रही हैं, ये भी बड़ा सामने आया है। अब सबसे ज्यादा शिकायत एक अभी आपको बताया अमलेंदु जी, कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में एक लॉ यूनिवर्सिटी बनी है और यूनिवर्सिटी के पास अभी बिल्डिंग नहीं है, लेकिन वहां पर वैकेंसी निकाली गई और 50 गुना ज्यादा लोगों को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। कोई रिटन टेस्ट नहीं, अचानक एक दिन पता चलता है कि कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए, उस पर सिग्नेचर तक ठीक से नहीं है। ये हाल है, मतलब विश्वविद्यालयों का, कॉलेजों का और शिक्षा व्यवस्था में किस तरीके से उसको कबाड़ा किया जा रहा है उसको। और मोदी जी बता रहे हैं 650 विश्वविद्यालय खुल गए 12 साल में। कहाँ खुल गए? ऐसे खुल गए कागजों पे, जैसे दरभंगा का एम्स खुल गया, ऐसे 650 विश्वविद्यालय खुल गए। 650 विश्वविद्यालय खुलने का मतलब है समझिए कि कई लाख जो है वो स्वयं सेवकों को भर्ती कर दिया मोदी जी ने। बिल्कुल 650 विश्वविद्यालय का मतलब तो यही है कि कई लाख स्वयं सेवकों को भर्ती कर दिया। मौज आ गई स्वयं सेवकों की, नमस्ते सदा वस्ते करो और सरकार के पैसे पे मौज करो, यही है। लेकिन जो राजस्थान की सरकार कर रही है वो एक बड़ा मसला आया है। अब चूंकि वहां से सबसे ज्यादा आ रही थी इसकी सरकारी स्कूलों की दुर्दशा है, तो अब वहां एक फरमान जारी कर दिया गया है कि आप वहां फोटोग्राफी नहीं कर सकते। ये सबसे बढ़िया, ये सबसे बढ़िया। आप इसीलिए तो कहा जा रहा है ना कि अगर ये सब आप करेंगे, बच्चे जैसे पूछ रहे हैं, तो आप दिमागी नक्सल हैं। लेकिन जी हाँ, अब ये चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया जो हैं, वो राजस्थान की सरकार के फरमान को लेकर तुगलकी फरमान बता। ये उन्होंने ट्वीट किया है चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं। लिख रहे हैं कि देश भर से सरकारी स्कूलों की बदहाली, जर्जर भवनों, बुनियादी सुविधाओं की कमी और शिक्षा व्यवस्था की खामियों के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे समय में सबसे पहले भाजपा शासित राजस्थान सरकार का सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति प्रवेश, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक लगाने का ये तुगलकी फरमान बेहद चिंताजनक और सवाल खड़े करने वाला है। तो सरकार ने इस आदेश के लिए इन लोगों पेरेंटिस अभिभावक के समान दायित्व और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बच्चों की सुरक्षा, गरिमा, निजता और कल्याण का हवाला दिया है। लेकिन सवाल है, बच्चों की सुरक्षा की याद तब क्यों नहीं आती जब जर्जर और जानलेवा स्कूल भवनों के गिरने की खबरें सामने आती हैं? गरिमा की बात तब क्यों नहीं आती जब बच्चों को ऐसा भोजन परोसा जाता है जो मानवीय गरिमा के अनुकूल नहीं होता? और निजता की बात तब क्यों आती है जब कई स्कूलों के शौचालयों में दरवाजे तक नहीं होते हैं? लंबा इन्होंने इस पर लिखा हुआ है। और निश्चित तौर पर तमाम जो स्कूल हैं, चाहे वो राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जगह जगह खबरें आती कि मिड डे मील के नाम पर क्या होता है। अभी कुछ दिन पहले आया था कि उसमें पानी में हल्दी डालकर और क्या कुछ इस तरह से, मतलब वो अमानवीयता की हद है अमलेंदु जी। बिल्कुल अमानवीयता की हद है समीर जी। और सारे देखिए आप मिड डे मील के जो ठेके दिए जाते हैं, वो सब जो है आरोप ये लगता है, विपक्ष लगाता है कि सब वो संघ से जुड़े हुए स्वयं सेवकों को दिए जाते हैं, उनकी संस्थाओं को दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद एक गंभीर सवाल पूछ रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं कि अगर सरकार वास्तव में बच्चों के कल्याण को लेकर गंभीर है तो उन्हें सुरक्षित भवन, स्वच्छ शौचालय, पौष्टिक भोजन, पर्याप्त शिक्षक और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराए। और सबसे बड़ा सवाल, इन लोगों पेरेंट्स यानी अभिभावक के समान दायित्व निभाने वाली सरकार क्या अपने बच्चों को ऐसे जर्जर और बदहाल स्कूलों में पढ़ने भेजेगी? जवाबदेही से पलायन का तुगलकी फरमान। अब ये मोदी जी बताएं कि मेरे
प्यारे देशवासियों, उससे पहले मेरे प्रिय परिवारजनों, फिर रात को 12 बजे आकर कि हाय फ्रेंड्स, आपसे ही बात करने का मन करता है कि आपसे ही बात करते चले जाएं, तो बात करो ना इन बच्चों से जो नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने रील बनाई और बच्चे कह रहे हैं हम भी आपसे बात कर रहे हैं, अब सुनो हमारी भी, अब एक तरफा थोड़ी होगा। गाली भी देंगे तो सुन लेना, क्योंकि आप तो खाते ही हैं रोज 2.5 किलो गाली, आप बता चुके हैं, तो गाली भी दे तो सुन लेना, लेकिन हमारी बात तो सुन लो। रात भर बात करने का मन करता है, रात भर बात करो, रात भर सुनो उनकी समस्याएं, कौन सी दिक्कत है, सुनो समस्याएं। लेकिन समस्याएं नहीं सुनेंगे, रील आकर बना देंगे कि रात भर बात करने का मन करता है। और यहाँ पर जो सवाल पूछेगा तो उनको सवाल को वो दिमागी नक्सल है। अब दिमागी नक्सल भी भारी पड़ रहा है अमलेंदु जी। इधर वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से बीजेपी सोनिया गांधी का, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर हमलावर है, उस पर भी वो बुरी तरीके से फंसी है। वो भी देखते हैं, पहले देखते हैं दिमागी नक्सल जो कहा है प्रधानमंत्री ने, उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पी चिदम्बरम गृह मंत्री रहे हैं भारत के, कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बड़े वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने एक छोटा सा एक ट्वीट किया है, एक लाइन का, देख लेते हैं उन्होंने क्या लिखा है। वो कहते हैं कि हाँ हैं, हम भी दिमागी नक्सल हैं और उस पर हमें गर्व भी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लिख रहे हैं कि आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल, यानी कि मुझे एक दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। अब इसका जवाब देते हुए समीर जी, कल एक बड़ा और मसला हुआ। मसला ये हुआ कि जो किरण रिजिजू हैं संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, और ट्वीट इनका जवाब देते हुए कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा था, किनके लिए कहा था उसमें उन्होंने ट्वीट किया। अब 1, 2 और 3 गायब हो गया, उसमें 4 आ गया। पवन खेड़ा ने उसको रिपोस्ट करते हुए कहा कि किरण रिजिजू भाई, सवाल का जवाब तो बाद में देंगे, पहले गिनती ठीक कर लो, 2 के बाद 3 आता है ना कि 4। तो गिनती गलत हो गई दिमागी नक्सल के चक्कर में। तो दिमागी नक्सल कौन है? जिसकी गिनती में 2 के बाद 3 आता है वो दिमागी नक्सल है, और जिसकी गिनती में 2 के बाद 4 आता है वो देशभक्त है। अच्छा, उनका ट्वीट होगा तो हम लोग देख भी लेंगे। उसमें उन्होंने सीधे सीधे यही उनका जो 4 पॉइंट बताया है, और पॉइंट हैं 3 ही, उसमें उनका कहना यही है कि जो लोग दिमाग चलाते हैं, सवाल पूछते हैं, सरकार के खिलाफ जाते हैं, यानी सरकार जो कहे आंख मूंद कर जो लोग भरोसा करते हैं, वो दिमागी नक्सल नहीं। हाँ, ये है, ये ट्वीट है। और उसमें पवन खेड़ा लिख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हु सपोर्ट माओइस्ट एंड रिजेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु स्टैंड विद सेपरेटिस्ट एंड सपोर्ट आर्टिकल 370, हु वांट टू कट चिकन नेक टू सेपरेट नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इंडिया। 1, 2, 4। अब यही कह रहे हैं कि पहले तो भाई अपनी गिनती ठीक कर लो, बाकी है और जो होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। या फिर दरोगा हो गए किरण रिजिजू साहब कि FIR लिख रहे हैं कि 4 आदमी थे, साथ में अन्य 700 आदमी थे, तो जिसको चाहो पकड़ के उसको लपेट दो, फिर उसमें तो 3 की जगह खाली छोड़ देंगे, जिसको चाहेंगे उसको लपेट देंगे। ये भी दिमागी नक्सल। तो क्या कानून मंत्री रहे, इतना कानून मंत्री? हाँ, तो इसलिए या तो इसलिए 3 नंबर छोड़ दिया है कि 3 नंबर जगह छोड़ दिया ताकि मालूम ना पड़े कौन कौन दिमागी नक्सल। लेकिन इनको कब बताया नरेंद्र मोदी ने कि दिमागी नक्सल कौन कौन है? इन्हें कैसे मालूम पड़ा कि कौन कौन दिमागी नक्सल है? नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। क्या कोई ऑफिशियल गजट जारी हुआ है कौन कौन दिमागी नक्सल है? अगर हुआ तो आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, उसको सामने रखिए। ये भाई दिमागी नक्सल की श्रेणी में ये लोग आएंगे। और अर्बन नक्सल आप बताते हैं, लेकिन अर्बन नक्सल क्या है? उस पर भी कोई आधिकारिक रूप से कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर और गृह मंत्री तक, यहाँ तक कि संसद में ये शब्द बोले जाते हैं। संसद में भी ये शब्द बोले जाते हैं, सब बोल रहे हैं। और संसद में ही जो है आपका गृह मंत्रालय जवाब दे रहा है कि कोई अर्बन नक्सल नहीं है। गृह मंत्री अर्बन नक्सल बोल रहे हैं, और गृह मंत्रालय ही जवाब दे रहा है। तो यानी गृह मंत्री जो है अपनी उस शपथ का भी पालन नहीं कर रहे हैं कि राग द्वेष से उठकर संविधान के दिए हुए और गोपनीयता का पालन करूंगा, वो भी आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये या उनके अधिकारी इन लोगों की बातों को वैसे ही लेते हैं जैसे दिमागी नक्सल को लिया गया। ठीक है, बाहर बोलते ही रहते हैं, बोलने दो इनको। मतलब आपको गंभीरता से नहीं लेता आपका विभाग, इसका मतलब ये फिर अगर आप सदन के अंदर से ये बातें जाकर करते हैं तो ये इनके सामने दिक्कतें समीर जी सब आ रही है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि वहाँ वो हवन किया गया, उनके जाने से अमलेंदु जी वो मामला ठंडा पड़ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। कर्नाटक में जबरदस्त तरीके से उसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। वहाँ कर्नाटक के कलबुर्गी में कल बड़ा प्रदर्शन किया है कांग्रेस के नेताओं ने, तमाम कार्यकर्ताओं ने, दलित समुदाय के लोगों ने, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। एक बार देखेंगे उनका प्रदर्शन भी और क्या कुछ वहां पर लोग कह रहे हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ जगह जगह राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके के नोटिस जा रहे हैं, जिस तरीके से केस हो रहे हैं, उस पर संजय राउत क्या कह रहे हैं वो भी हम लोग सुनेंगे। और एक मामले में आज तो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणी
की है, खुद हाई कोर्ट पर टिप्पणी की है। ये बहुत गंभीर मसला है। चलिए, एजेंसियों पर तो टिप्पणी होती है, समझ में आता है, वो सरकार की एक तरीके से बंधुआ मजदूरी कर रही हैं और वो दिखा भी रही हैं, लेकिन हाई कोर्ट इन चीज़ों में, इस लूप में कैसे आ जा रहा है, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की बहुत गंभीर है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज़्यादा गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि भाई आप जो कर रहे हैं तो कम से कम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का तो पालन कीजिए। आपने प्राकृतिक सिद्धांत क्या किया? हालांकि जो ASG राजू थे उन्होंने कहा कि CBI ने इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है और केवल जो शिकायतकर्ता की शिकायत थी उसका केवल अवलोकन किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी ज़्यादा सख्त हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप कोई भी इस पर आगे कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी भी तरीके की कोई रिपोर्ट हाई कोर्ट को नहीं सौंपेंगे। हाई कोर्ट को आदेश दिया कि आप अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक रद्द कर दें, इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ये एक बड़ा आदेश जो है समीर जी एक तरीके से है और बहुत सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट के ऊपर भी। बिल्कुल बिल्कुल है ये टिप्पणी, और देखते हैं कि इस तरीके से वहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को अपमानित करने के खिलाफ किस तरीके से कर्नाटक के कलबुर्गी में प्रदर्शन हुआ है, वो देख लेते हैं। भ्रष्ट बीजेपी सरकार के, भ्रष्ट बीजेपी सरकार के, जातिवादी बीजेपी सरकार के बैन करो, बैन करो, बैन करो, बैन करो, आरएसएस को बंद करो, आरएसएस को बंद करो, अमित शाह को बैन करो, बैन करो, बैन करो। तो ये वहाँ पर बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन और अलग अलग जगहों पर, तमाम जगहों पर ये लगातार प्रदर्शन हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान को लेकर किस तरीके से वहाँ उस मंच को, उस जगह को धोया गया, वहाँ पर हवन किया गया। हालांकि जो करने वाले लोग थे वो कह रहे थे कि नहीं, हम तो खाली प्रसाद बांट रहे थे, या कुछ उन्होंने सफाई दी है, लेकिन बाकायदा उसके विजुअल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं सब दिखाई पड़ रहा है। ही नहीं दिए समीर जी, तो विजुअल्स ही नहीं है, उन्होंने बाकायदा उन्होंने बाइट दिए, एजेंसियों को बाइट दिए, वो सोशल मीडिया पर सब पड़ी हुई है बाइट से, कहीं चली गई नहीं है। सवाल JP नड्डा के ऊपर है कि उन्होंने सदन के अंदर कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे, हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते। आपने क्या जांच करवाई अब तक? अस्पताल में आके भर्ती हो गए, उस जांच का क्या हुआ? क्या FIR दर्ज हुई? कोई मुकदमा कायम हुआ? अगर किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, सपा के कार्यकर्ता ने, किसी विपक्षी दल के कार्यकर्ता ने इस तरीके से किया होता, अब तक कितने मुकदमे कायम हो गए होते समीर जी? वही तो, इतने सारे मुकदमे राहुल गांधी के खिलाफ है, तो इधर सोनिया गांधी के खिलाफ की किस तरीके से वो हाँ, वंदे मातरम को लेकर कि उन्होंने अपमान किया है। अब वंदे मातरम का कांग्रेस पार्टी पर अपमान करने का आरोप लग रहा है, ये अपने आप में हैरानी की बात है। और आरोप कौन लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिन्होंने आजादी के दौरान, जिन्होंने आजादी के आंदोलन के दौरान कभी वंदे मातरम नहीं गाया, कभी नहीं गाया। हेडगेवार से लेकर गोलवलकर तक और गोलवलकर से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर तक किसी ने वंदे मातरम नहीं गाया आजादी के आंदोलन के दौरान। वरना बताए RSS अपने एक कार्यकर्ता का नाम जो आजादी के आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गाता हुआ अंग्रेजों की लाठी गोली का शिकार हुआ। कांग्रेस तो 1000 लोगों के नाम बता देगी, 1 लाख लोगों के नाम बता देगी। तो संजय सिंह ने पूछा था, एकदम खामोश हो गए कि आप 4 लोगों का नाम बता दीजिए जो लाठी खाए हो और वहां पर ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करते हुए जेल गए हो। तो 4 नाम क्या? एक नाम नहीं है। 4 नाम तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक नाम नहीं है। तो ये इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसको लेकर प्रियंक खड़गे जो कर्नाटक में मंत्री हैं कह रहे हैं कि ये लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है, इनका कोई मतलब नहीं है। सुन लेते हैं एक बार क्या कह रहे हैं, उसके बाद संजय राउत को भी सुनेंगे कि क्या किस तरीके से विपक्षी नेताओं के खिलाफ नोटिस और मुकदमेबाजी की जाती है, उनका कोई मतलब नहीं होता है। पहले प्रियंक खड़गे को सुनते हैं। See, this is nothing but attention diversion tactics, and if they are so keen to file cases, first they should also file against Miss Swaraj, right? Mrs. Basuri Swaraj. She walked out. Apparently, that's what the social media videos show that. Why there is no cases filed against them by the BJP Yuva Morcha? And whether it's BJP Yuva Morcha, ABVP, or whether it is RSS, we don't need certificates of being national or anti-national from them. These are the same people who have not done anything for the freedom struggle,
their political mentors didn't even hoist the flag for 52 years. The BJP is just interested in weaponizing these things, the national song, the national anthem. तो यही कह रहे हैं प्रियंक खरगे कि हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि हम वंदे मातरम चाहे नेशनल एंथम हो, नेशनल सॉन्ग हो, इन सब के लिए कि हमें कोई बताए। और हैरानी की बात तो खैर है ही। समीर जी, दावे के साथ मैं कभी कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन आज एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों जो हैं वो बिना देखे हुए स्क्रीन पे वंदे मातरम गा नहीं सकते। पूरा तो छोड़ दीजिए, एक स्टेंजा नहीं गा सकते, दावे के साथ कह रहा हूँ। और गा सकते हैं तो बिना सामने स्क्रीन पे रखे हुए और बिना सामने रखे हुए गा के दिखा दें। दुनिया पे तो बात करने के लिए हो, आप नहीं गा सकते। तो इसलिए वंदे मातरम जो है राजनीति का हथियार है क्या? जनगण मन क्या राजनीति का हथियार बनेगा? तो लग रहा है ऐसे ही है, यही ऐसे लग रहा है। तो दोषी कौन हुआ? अपमान कौन कर रहा है वंदे मातरम का? वो कर रहा है जो इसको राजनीतिक हथियार बना रहा है। इसका मतलब कि आप देशभक्त नहीं हैं। जो वंदे मातरम को राजनीति का हथियार बना रहे हैं वो देशभक्त नहीं है। हाँ, ये और वही कह रहे हैं, मलिक ये प्रियंक खरगे कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस को सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, और कौन दे रहे हैं सर्टिफिकेट ये भी तो देखा जाए। तो हैरानी की बात है, ये उनका कहना है। बहरहाल इधर जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ एक के बाद एक केस दर्ज होते हैं, नोटिस जारी होता है, और वो केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते कैसे खारिज होते हैं, उसका भी अभी थोड़ी देर पहले हमने उदाहरण देखा है। कैसे फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी और जांच एजेंसियों को भी। उसको लेकर संजय राउत क्या कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। शिवसेना के सांसद हैं और संजय राउत कह रहे हैं कि यह इन सारे नोटिस का कोई मतलब नहीं होता है, और आखिरकार उसका मतलब जो निकलना होता है वो कोर्ट में फिर पता ही लग जाता है, जैसे कि आज पता लग गया है। सुन लेते हैं उनको क्या कह रहे हैं। क्यों भेजा है नोटिस आपको मालूम है? उसने किसी को इडियट कहा, इडियट। अब इडियट के अनपार्लियामेंट्री शब्द है। ये देश में जो लोग सरकार चला रहे हैं और जो सरकार में बैठे हैं, चाहे स्टेट हो या चाहे केंद्र हो, इडियट कैबिनेट है। ये इडियट का मेला है सब। देखिए ना, महाराष्ट्र के एक मंत्री कल भाषण कर रहे, बोल रहे, और मंत्री को मालूम नहीं कि ये कितना स्वतंत्र दिन की कितने साल हो गए। वो पीछे किसी को पूछ रहे, हमारे मेयर्स को नासिक के पूछ रहे कितना है ये स्वतंत्रता दिन। वो बोल रहे हमारे गृह मंत्री जिसने जंतर मंतर पर छोटे बच्चों पर पैलेट गन चलाई, टीयर गैस छोड़ा, किले वाले लाठियां से उनको जख्मी किया, मारा, वो अगर पार्लियामेंट में जवाब देने को नहीं आते, 15 दिन भाग जाते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? आप मुझे बताइए, क्या बोलना चाहिए? इडियट ही है ना सब। एक फिल्म आई थी आमिर खान की, इडियट, उसको बहुत बड़े अवार्ड्स मिले हैं उस फिल्म को। उसमें सोनम वांगचुक का भी किरदार है, आपको मालूम होगा। तो इडियट अगर अनपार्लियामेंट्री है तो ये फिल्म को सेंसर ने मंजूर कैसा किया? और उस इडियट का प्रधानमंत्री ने भी बहुत तारीफ की थी। तो इडियट है, उसमें गलत क्या है? इडियट को इडियट बोलना इस देश में, लोकतंत्र में गुनाह है क्या? वंदे मातरम पे बीजेपी तो इडियट कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द है क्या? उस पर तो फिल्म बनी हुई है, और ऐसा है तो फिर आप उसको बैन कर दीजिए। मेरी बात छोड़ ही दीजिए समीर जी। पहले तो ये बताया जाए कि राहुल गांधी ने किसको इडियट कहा और किसने खुद को इडियट समझा है। पहले उसका नाम बताओ, जिसने खुद को इडियट समझा है ना? तो जिसने खुद को इडियट समझा, पहले वो नाम सामने आना चाहिए, किसने खुद को इडियट समझा। राहुल गांधी ने तो किसी का नाम लिया नहीं कि कौन इडियट है कौन इडियट नहीं है। तो जिसने भी खुद को इडियट समझा है, पहले उस इडियट कहने से कौन आहत हुआ अब ये बता भी दिया है किस कौन आहत हुआ इडियट कहने से। और खतरा ये है कि अगर किसी का और का नाम ले दिया गया समीर जी, जिसने खुद को समझाओ, तो कहीं फिर जो है सोशल मीडिया पे ना लिखने लग जाए मैं भी इडियट। एक बार चला था कैंपेन, हाँ क्या अब नहीं चलता, लेकिन अब शायद प्रधानमंत्री को ही पता है कि अगर हम कुछ लिख दें, उन्होंने ही कि मैं भी चौकीदार, उसी से चला था ना। अब उनको पता है कि अगर हम कर देंगे तो कोई नहीं डीपी बदलने वाला है। आप देखिए अमलेंदु जी, इस बार जो तिरंगा यात्रा को लेकर जितनी शोशेबाजी होती है, पिछले इसके पहले कई बार से हो रहा है,
अब लोगों का, आप ठीक है, तिरंगा कौन, सभी 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, जो भी राष्ट्रीय पर्व हैं, सब उसका सम्मान करते हैं, सब लोग कार्यक्रम होते हैं, आज से नहीं हो रहे हैं, जब से आज़ादी मिली तब से हो रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिकरण कभी नहीं। फेरियां निकलना बंद हो गई, वरना हम लोग के समय में हम लोग ने काफ़ी बड़े हो गए, तब तक सुबह सुबह प्रभात फेरियों में पहले जाया करते थे। 15 अगस्त, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को पहले प्रभात फेरी होती थी, सड़कें साफ की जाती थी, सड़कों के किनारे चूना छिड़का जाता था। आप बताइए आज देश के किस हिस्से में कहाँ 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को सड़कें साफ की जाती हैं और चूना छिड़का जाता है और प्रभात फेरी होती है। अब ये तिरंगा यात्रा को लेकर और उसमें कि आप जाइए और एक तरीके से वो पार्टी का प्रचार सदा, और इसके जरिए सबको मजबूर भी किया जाता है, सरकारी संस्थाओं को, स्कूलों को और बच्चों को, अध्यापकों को। तो ये आप मजबूर करके किसी को जबरन उनके ऊपर बंदिश लगाकर इस तरीके से, और कार्यक्रम कैसा है वो एक तरीके का राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया जाता है। यानी देशभक्ति के कार्यक्रमों को भी आप राजनीतिक कार्यक्रम बना दे रहे। तो उसकी किस तरीके से अब धीरे धीरे उत्साह में, वही जो जिक्र करना चाह रहा था कि अब आप देखिए कहीं कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल कहीं कुछ पता नहीं चलता है। मतलब राष्ट्रीय पर्व जो है वो मालूम नहीं पड़ता, स्वतंत्रता दिवस मालूम नहीं पड़ता, सिर्फ मालूम ये पड़ता है कि छुट्टी है तो सड़कें साफ हुई मिल रही है, मतलब ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, बस इतना ही मालूम पड़ता है, इसके अलावा कुछ मालूम नहीं पड़ता। वरना समीर जी हम लोगों के समय में तो खूब अच्छे से जो था उत्साह के साथ लोग मनाया करते थे। इन्होंने सारा वो जो था वो उत्साह था वो सब खत्म कर दिया, क्योंकि इनको लगता है कि जो उत्साह से स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, जो उत्साह के साथ वंदे मातरम गाएगा, जो उत्साह के साथ जनगण मन गाएगा, ये उसको दिमागी नक्सल बोल देंगे। बिल्कुल, सरकार से सवाल पूछना भी ये उसी स्वतंत्रता का एक आउटकम है, उसी का आउटकम है। स्वतंत्रता मिली इसीलिए कि आप सवाल पूछिए, सवाल पूछने का आपको अधिकार हो, और ये बता रहे हैं दिमागी नक्सल हो। दिमागी नक्सल है तो फिर आप स्वतंत्रता का की जो भावना है उसकी कद्र आप खुद ही नहीं कर रहे हैं, अगर सवाल पूछने वालों को आप दिमागी नक्सल कह दे रहे हैं। बहरहाल उसको लेकर जबरदस्त तरीके से घिरी हुई है सरकार। लेकिन राहुल गांधी के मामले में जिस तरीके की आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत गंभीर भी है। उसको जो हाई कोर्ट है और निचली अदालतें हैं उनको भी उस पर ध्यान देना होगा। एजेंसियां तो कितना ध्यान दे रही हैं सब पता नहीं चलता है, वो रोज़ फटकार सुनती हैं और फिर उनका रवैया वही रहता है। लेकिन जो छात्रों और युवाओं की जो आवाज़ है, जो प्रदर्शन है, वो दिखाई पड़ रहा है कि सरकार को मजबूर तो कर ही रहा है, लेकिन शिक्षा को लेकर सरकार का रवैया बदल नहीं रहा है। फिर परीक्षा कैंसिल हो गई और उसी एनटीए ने परीक्षा की कैंसिल की है, यूजीसी की 3 विषयों की, जिस पर इतने बड़े आरोप लगातार लग रहे हैं, जिनके खिलाफ छात्र सड़कों पर बैठे रहे, जंतर मंतर पर बैठे रहे। देखते क्या होता है। लेकिन इधर झारखंड में आज जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं और सरकार के साथ 2 बजे फिर वार्ता होगी। उस वार्ता में क्या निकल कर आता है उस पर हमारी निगाह रहेगी, आपको अपडेट करेंगे। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।